दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि अमेरिका क्या कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिका आज हर देश के ऊपर अटैक कर सकता है, उसके पास में इतनी पावर है। आज चाहे चाइना हो, रशिया हो, भले ही वो अपनी पावर को 10 गुना दिखाते हो, भले ही वो धमकाते हो अमेरिका को, लेकिन अमेरिका का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अमेरिका ने ये चीज साबित कर दी है। आप देखिए कि मैंने जब एक बार B2 बॉम्बर के बारे में पढ़ाया था, B2 बॉम्बर को 90s के अंदर ही उसने डिस्कवर कर लिया था, छुपा के रखा। 30 साल तक छिपा के रखा गया B2 बॉम्बर को। और फिर अमेरिका ने इस बात का दावा भी किया कि जब भी हमको अटैक करना होता था तो हम चोरी छिपे B2 बॉम्बर का यूज करते थे। 30 साल तक पूरी दुनिया से छिपा कर रखा B2 बॉम्बर को। और आप देखिए कि भारत के अंदर अगर कोई छोटा सा इन्वेंशन भी होता है, कि हमने अगर पेन भी बनाया है, तो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट देते हैं, हमने पेन बनाया। वो B2 बॉम्बर बनाकर बैठा था 30 साल तक, बताया नहीं किसी को। जिस समय वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ, उस समय ऐसी वेव्स छोड़ी गई जिससे लोगों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। पता है आपको, साइबर अटैक पहले किया गया था। आज अमेरिका ने एआई को इतना डेवलप कर लिया है, जिस एआई का यूज हम लोग करके बड़ा गर्व महसूस करते हैं ना, कि मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। वो अमेरिका के एआई से 0.00001 केवल इतना ही है। अमेरिका के पास वो चीज है आज। तो अमेरिका जिस तरीके से अब एग्रेसिवली आगे आ रहा है, वो वाकई में दिखाना चाहता है कि अमेरिका कितने आगे है। खैर, जब मैंने रात को ये खबर एक बार तो पढ़ी कि यार अयातुल्लाह खामनेई जो है एलिमिनेट कर दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है, ट्वीट किया। फिर मैंने देखा कि यार अभी तक तो वेरीफाई नहीं हुआ है, ईरान कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बाद में देखा कि ईरान ने भी इसको वेरीफाई कर दिया कि एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ईरान के ऊपर अटैक करना कोई छोटी बात नहीं है। इतने लंबे समय से न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच में सब कुछ चल रहा था। खैर, बात यह है, भारत की सेविंग पॉलिसी काम में आने वाली है। कोविड के समय आप देख लीजिए, 2008 की मंदी आप देख लीजिए, उस समय अगर किसी चीज ने हेल्प की इंडिया की तो वो था इंडिया का सेविंग पावर। आज वापस से उसी सेविंग पावर को दिखाने की जरूरत है। कैसे? भारत के अंदर गोल्ड के प्राइस जबरदस्त बढ़ने वाले हैं, लिख के ले लीजिएगा आप। कैसे? पूरा इंटरनेशनल मार्केट जो है इससे हैम्पर्ड करने वाला है। खास तौर पर फ्यूल इतना हाइक पर पहुंचेगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हां, हो सकता है कि इंडिया बैलेंस करने की कोशिश करेगा उसको, लेकिन एक हाइक तो मिलेगा पेट्रोलियम के अंदर। अब वो समय है कि हम लोग डाइवर्जन दिखाएं एलएनजी की तरफ, डाइवर्जन दिखाएं इको फ्रेंडली की तरफ, उस तरफ हमको, विंड एनर्जी की तरफ, उस तरफ हमको बढ़ना चाहिए। तो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरीके से डाउन कर दिया? ठीक है, क्या हमारे पास में अल्टरनेट है? उनके बारे में हम लोग बात करने वाले। लेकिन गजब, मतलब अमेरिका ने बहुत जबरदस्त हमला किया। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जो मासूम बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, उनको क्या मतलब है राजनीति से, कि तुम लड़ो ना यार, हम तो स्कूल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ईरान के अंदर स्कूल के ऊपर अटैक हुआ जिसमें 85 जो स्टूडेंट्स थे उनकी मौत हुई। दीजिए जवाब, अगर कोई देना चाहे तो, है ना। जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के नाम पर इतना जबरदस्त माहौल बनाते हैं कि हम लोग ह्यूमन राइट्स के रखवाले हैं, आ जाओ अब मैदान के अंदर। तो ये कौन जवाब देगा अमेरिका को? अमेरिका को कोई ये पलट के कह तो दे कि अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया है। हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। आज दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे देश के अंदर श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर जिस तरीके से खामनेई के जो पोस्टर्स हैं उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, मतलब किसी दूसरे देश के अंदर। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाई की थी, उस समय मैंने अपने टीचर से सवाल किया था कि सर 1920 के अंदर जब खिलाफत जो मूवमेंट था वो हो तो इंडिया के बाहर रहा था, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर वो मूवमेंट क्यों देखने को मिला? हमारा तो कोई कंसर्न नहीं था। टर्की का खलीफा हटाया गया था,
लेकिन इंडिया के अंदर 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ और उसके साथ में ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू कर दिया। तो मेरा तो सवाल यही था कि आखिरकार वो किसी दूसरे देश में हो रहा है, इंडिया को उससे क्या मतलब है। आज देखिए कि जो शिया मुस्लिम्स हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, वो आज सब निंदा कर रहे हैं अमेरिका के इस हमले की। भारत में आप देखेंगे कि जब आप न्यूज चैनल खोल उठा के देख लीजिए आप कि इंडिया के अंदर, श्रीनगर के अंदर देख लीजिए आप, लाल चौक के ऊपर देख लीजिए किस तरीके से ये कर रहे हैं। तो मतलब बात यह है कि हमको इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए पूरी तरीके से अब आगे आना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब खराब है, मतलब इससे कोई होना जाना नहीं। आज अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका को आप, अमेरिका एग्जाम्पल है आज पूरे विश्व के लिए। अमेरिका के अंदर देखा है कभी ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी दूसरे देश में कुछ हो रहा और अमेरिका के लोग वहां पर सड़कों पे लेके हाय हल्ला हाय हल्ला हाय हल्ला ऐसे करते हैं क्या? वो नहीं करते हैं। वो उनको पता है यार कि हमको अगर दुनिया में अपनी छाप छोड़नी है तो हमको टेक्नोलॉजी, हमको अपने इक्विपमेंट्स को, अपने वेपन्स को, अपनी इकोनॉमी को, ग्लोबलाइजेशन को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। डॉलर बोलता है, पैसा बोलता है। भाई कौन से ख्वाबों के अंदर जी रहे हो आप लोग? तो अगर किसी दूसरे देश में हो रहा है तो होने दीजिए ना यार। आप अपने देश में शांति रखिए, अपने देश की व्यवस्थाओं को खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में कोई राइट नहीं है इस चीज का कि आप दूसरे देश में कुछ चल रहा है और आपने अपने देश के अंदर व्यवस्थाएं खराब करने को, मैनेजमेंट पूरा आप खराब करने को लगे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं। यूएस ने और इजराइल ने मिलकर अटैक किया ईरान के ऊपर और हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो क्लोज होने से इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। सबसे पहली बात तो यह है कि इंडियाज इंपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ क्रूड ऑयल, और इस टेंशन के कारण जो गल्फ रीजन के अंदर जो भी इंबैलेंस की कंडीशन है उससे हिट करेगा। मतलब इंडिया अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए लगभग 90% डिपेंड है किसी दूसरे देश के ऊपर। ठीक है, अब पर्शियन गल्फ के अंदर सब कुछ, ये ऑयल सप्लाई जो है रिस्क पर है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रास्ता है, वे है, मैरीटाइम पासवे अवेलेबल करवाता है मिडिल ईस्ट के अंदर, और क्रूड ऑयल की पूरे विश्व के अंदर 20 से 25% तक क्रूड ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही सप्लाई होता है। अब देखिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लोकेशन कहां पर है। ये यहां पर लोकेशन है, यहां पर यूएई है, ये ओमान है, ये ईरान है, ये इराक है, ये सऊदी अरेबिया है। धनाधन ईरान ने जब मिसाइलें दागी तो यहां तक कि दुबई के अंदर तक मिसाइलें दाग दी। सऊदी अरेबिया, ओमान, इराक, किसी को नहीं बख्शा। कतर फतर सबको जो है लपेटे में ले लिया इसने, है ना। एक तो मैंने वीडियो देखा, ईरान ने तल अवीव के ऊपर एक मिसाइल दागी और मिसाइल जो थी रोड सड़क के ऊपर पड़ी हुई थी, धुआं निकल रहा था उसमें से, कुछ हो ही नहीं रहा था। ईरान की मिसाइलें जा रही थी यूं 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 यूं, मतलब जिगजैग जिगजैग, कोई पाथवे ही नहीं था उसका। मतलब ईरान ने फोकस किया कि बस बना डालो, मिसाइल होनी चाहिए, मिसाइल होनी चाहिए, कोई एफिशिएंसी नहीं, कोई उसका टारगेट नहीं, कोई पाथवे नहीं, कुछ भी नहीं, बस मिसाइल बनाओ और छोड़ दो, मिसाइल बनाओ और छोड़ दो। ऐसा ही होता है जब आपका ध्यान केवल और केवल धर्म, केवल और केवल जातियों के ऊपर होता है, इकोनॉमी के ऊपर नहीं होता है। आज आप देख लीजिए कि ईरान ने जो मिसाइल्स बनाई, जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसकी मिसाइल्स कैसे हवा के अंदर रॉकेट के जैसे जा रही थी, कोई टारगेट ही नहीं था, है ना। ठीक है, तो आज ये हालत है। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है आप देखिए, बहुत शॉर्ट पैसेज है ये। तो अगर ईरान यहां पर है तो वो इसको बंद कर सकता है कि भाई हम इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद यहां से जो ऑयल की सप्लाई होती है यूएई से, सऊदी अरेबिया से, वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी और पूरे वर्ल्ड के अंदर 30% जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वो इससे हैम्पर्ड करेगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, है ना, ये सारा जो है इससे इंपैक्ट करने वाला है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। अब देखिए कि आप ओपेक कंट्रीज को देख लीजिए, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो कंट्रीज हैं वेनेजुएला के ऊपर। मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि अमेरिका ने केवल और केवल उन देशों पर अटैक करने के बारे में सोच लिया है, या तो वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो या फिर जो पाथवे है, जो पासवे है वहां से गुजरता हो ऑयल का। वेनेजुएला आप देख लीजिए, रिसेंटली क्या हुआ है, क्यूबा को लेकर यह कहा गया है कि क्यूबा के ऊपर हम लोग फ्रेंडली जो है उसको टेक ओवर करेंगे। फ्रेंडली समझते हैं आप लोग, आसानी से अगर हां मान ले तब तो अमेरिका का क्यूबा हो जाएगा।
क्यूबा को जानते हैं ना आप लोग। 1966 के अंदर, 1966 में अमेरिका ने, सॉरी रशिया ने, यूएसएसआर ने अपनी जो मिसाइल्स तैनात की थी न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका को, वो क्यूबा के अंदर ही की थी। और अमेरिका ने टर्की के अंदर जो है वो क्या की थी, मिसाइल्स तैनात की थी रशिया को बैलेंस करने के लिए। तो क्यूबा का इस्तेमाल हुआ अमेरिका के खिलाफ। आज अमेरिका उसी क्यूबा को फ्रेंडली टेक ओवर करना चाह रहा है ना। ठीक है, चलो अब देखो इंडिया के पास में और कौन से रास्ते हैं। अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है ब्लॉक हो जाता है तो रास्ते और भी है, अल्टरनेट और भी है। पहली बात तो यार रशिया है ना हमारे पास में, क्यों घबराते हैं हम लोग। रशिया है हमारे पास में, बहुत पुराना मित्र है। रशिया से हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करेंगे, इसलिए दोस्ती बनाई थी, इसलिए ट्रंप के बहकाव में हम लोग नहीं आए। ठीक है, फिर दूसरा यूएई और सऊदी अरेबिया, ये क्या करते हैं, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये सब क्या करते हैं, यहां से पाइपलाइन बिछी हुई है। हम इनसे बात करेंगे कि आपका पाइपलाइन कनेक्शन हमको भी दो, हमको भी पानी पिलाओ, हमको भी पेट्रोल पिलाओ, ऐसा। तो यहां से पाइपलाइन से कनेक्शन जो है हम ले लेंगे। जैसे आज हमारे सड़क से कोई सरकारी पानी का पाइपलाइन जा रहा है, कनेक्शन जा रही है, तो हम लोग उससे कनेक्शन ले लेते हैं। वैसे कनेक्शन हम लोग अंडर सी जो है वो यहां से ले लेंगे। अब इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, 5.33 मिलियन मीट्रिक टन, ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। ठीक है, विशाखापट्टनम में है। मतलब अगर मान लीजिए कि हमको रिजर्व भी करना पड़ा तो कितने लंबे समय तक, लगभग 1 महीना हम लोग चल पाएंगे। फिर 1.33 मिलियन मीट्रिक टन विशाखापट्टनम में, मंगलुरु के अंदर 1.50, पुडुरु के अंदर 2.50, है ना, या पद्दुर के अंदर एडिशनल कैपेसिटीज भी हमने डेवलप की है। लेकिन बात यह है कि कुल मिलाकर हम लोग रशिया को जो अच्छा मित्र मानते थे वो वाकई में आज हमारे लिए बहुत अच्छा मित्र होगा। अब देखिए ऑयल की प्राइसेस जो है वो शार्पली आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर 20% जो ऑयल सप्लाई होती है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होती है। हाँ, लेग होगा शॉर्ट टर्म के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए ये ब्लॉकेज लगेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। जैसे ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, ऑयल की प्राइस बढ़ने से जितना भी ट्रांसपोर्ट है वो इन्फ्लेक्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट की जब प्राइस बढ़ेगी तो जितना भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है उनकी प्राइस भी बढ़ेगी, इससे इन्फ्लेशन की रेट जो है वो बढ़ जाएगी। सब चीजें जुड़ी हुई है। हमारे मार्केट के अंदर जो सामान बिकता है आज रिटेल शॉप के ऊपर, उसकी कीमतें भी हाइक करेंगी ना, क्योंकि उसको वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया है, और ट्रांसपोर्ट के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है, और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो प्राइस बढ़ चुका है, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और हमारे जो रिटेल शॉप्स के ऊपर जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं उनकी प्राइस बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि भारत की सेविंग कैपेसिटी हमेशा काम में आई है। सोने की कीमतें, गोल्ड, उसकी भी कीमतें बढ़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब बात यह है कि इंडिया लगभग 85 से लेकर 95% जो ऑयल है इसको तो इंपोर्ट ही करता है, लेकिन ये सब कुछ होगा शॉर्ट टर्म के लिए। अब हमको जैसे ओपेक कंट्रीज आप देख लीजिए, जैसे इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, अगर ये सारी ओपेक कंट्रीज मेनली जो है वो गल्फ रीजन के अंदर वहां पर मेनली जो है लोकेशन पर है, और वहां पर अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रोक देते हैं तो कहीं ना कहीं ओपेक जो कंट्रीज हैं उनकी भी इकोनॉमी जो है वो इससे हिट होगी। हमको अब अल्टरनेट्स इसके ढूंढने पड़ेंगे, जैसे विंड एनर्जी, मतलब आगे के लिए अब हमको रास्ते निकालने पड़ेंगे। नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, एलएनजी है, साथ ही के अंदर सोलर, ये जो क्या कहते हैं उसको, सोलर पैनल्स हैं, है ना, विंड एनर्जी है। ये सारी जो ट्रेडिशनल एनर्जीज हैं इनकी ओर हमको मूव करना पड़ेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग एलएनजी को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में रिलेशन अच्छे हैं हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पॉलिटिक्स को लेकर कई बार गर्मा गर्मी होती है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उससे हार्म नहीं हुआ है। तो बात यह है कि इंडिया को अब अल्टरनेट जो है वो ढूंढने पड़ेंगे। ये तो अच्छी बात है कि रशिया के साथ में हमने अच्छे से मित्रता बनाकर रखी है, नहीं तो ये ट्रंप जो भाई साहब हैं वो हमारा बेड़ा गर्क कर देते अगर हम लोग रशिया से कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल ले लेते तो। ठीक है, तो ये बात है दोस्तों। डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, द पावर ऑफ फोकस, है ना। फोकस का क्या पावर होता है वो मैंने बताया 30 टेक्निक्स के अंदर, कि कैसे आप अपने काम करने की टेक्निक को चेंज कर सकते हैं। 30 टेक्निक बताई हैं, अगर आपने वो एडॉप्ट कर ली तो आपकी भी एग्जाम को क्रैक करना, बिजनेस को क्रैक करना, वो काम आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि काम करने का तरीका ही आपका बदल जाएगा। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए
चैलेंज जो होता है किसी भी जीवन के अंदर, वो हमेशा चेंज करने के लिए आता है। बस ये हमको डिसाइड करना होता है कि हम लोग उस चेंज के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है, दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।